सहना वक्तु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सुप्रभात। मैं डॉक्टर शह सुल्ताना एक बार फिर से आप सबों के समक्ष अपने चैनल संस्कृत ज्ञान कोश को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए MSK 01 जिसके पेपर होने वाले हैं उनके विषय में उनका मार्गदर्शन करूंगी, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास करूंगी कि कम समय पे आप किस प्रकार से अपने विषय की तैयारियां करें और किन किन विषयों पर विशेष रूप से आप दृष्टि डालें। तो आइए सबसे पहले हम आपके इसके पाठ्यक्रम पर दृष्टि डालते हैं। इसके अंतर्गत आपको 5 खंडों में पुस्तकों को पढ़ना है। संस्कृत साहित्य का इतिहास, साहित्य दर्पण, साहित्य शास्त्र भी पढ़ने हैं और मेघदूतम और मृच्छकटिकम पढ़नी है। अब किन किन चीजों पर विशेष रूप से दृष्टि डालनी है। सर्वप्रथम हम आपके प्रथम खंड संस्कृत साहित्य का इतिहास देखते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इसमें 5 इकाइयां पढ़नी है। महाकाव्य, खंड काव्य, कथा साहित्य में ऐतिहासिक काव्य, गद्य तथा चंपू काव्य, दृश्य काव्य, रूपक। तो इसमें जो सबसे अधिक प्रश्न आते हैं वो महाकाव्य से हमने देख रखा है, क्योंकि महाकाव्य से जो प्रश्न आते हैं उसमें महाकाव्य के उद्भव और विकास तथा उनके शैलीगत जो वैशिष्ट्य होता है उस पर विशेष रूप से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके अंतर्गत आप महाकाव्य के लक्षण की तैयारी करेंगे, महाकाव्य के उद्भव और विकास पर पढ़ेंगे और कुछ महाकाव्य जैसे बुद्ध चरितम हो गए, कुमार संभवम हो गए, उनके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप पढ़ लें, ताकि आपको जब भी आप इसके उद्भव विकास पर लिखते हैं या महाकाव्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उसके साथ साथ आप कुछ महाकाव्यों के उदाहरण भी दे सकते हैं। तो विशेष रूप से आप इनके महाकाव्य के लक्षण, महाकाव्य का उद्भव विकास और किन्हीं 2 या 3 महाकाव्यों के विषय में जानिए तथा महाकाव्य के जो शैलीगत वैशिष्ट्य हैं उनके विषय में आप थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद जो आपके इकाई खंड में आप देख रहे हैं खंड काव्य, तो खंड काव्य में आपको मूल रूप से इनके उद्भव विकास, इनके इतिहास और इनके लक्षण पे प्रश्न पूछे गए हैं। उसी प्रकार इनके भी कुछ उदाहरणों को देख लें तो खंड काव्य से संबंधित भी यही प्रश्न पूछे गए हैं। कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में भी मूल रूप से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उनके उद्भव विकास पर प्रकाश डाला गया है। और यदि आप कथा साहित्य या ऐतिहासिक काव्यों के उद्भव विकास को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कुछ उदाहरण के रूप में कुछ कथाओं को और ऐतिहासिक काव्यों के विषय में भी आप जरूर लिखें। गद्य तथा चंपू काव्य, इनसे संबंधित भी इनके उद्भव और विकास पर ही प्रश्न आए हैं कि किस प्रकार से गद्य काव्य का उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ तथा चंपू काव्य में भी। और इसके अतिरिक्त आपको चंपू काव्य पर कभी कभी टिप्पणियां भी लिखने आती हैं। इसके अतिरिक्त जो रूपक हैं, तो रूपक के विषय में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं मूल रूप से उनके भेदों पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य के इतिहास का जो ये खंड है, इसमें जिसके अंतर्गत 5 इकाइयां दी गई हैं, इन सभी इकाइयों के मूल रूप से उद्भव विकास, इनके उदाहरण ग्रंथों के विषय में थोड़ी तैयारियां आप लोग कर लें। लेकिन मूल रूप से आप महाकाव्य के लक्षण, उनके उद्भव विकास, खंड काव्य के लक्षण, उद्भव विकास, इन पर विशेष रूप से दृष्टि डालें। उसके अतिरिक्त हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि साहित्य दर्पण पुस्तक आपको साहित्य शास्त्र में पढ़नी है, जिसके अंतर्गत जो खंड 2 में आप लोगों को पढ़ने हैं, उसके अंतर्गत आप किन किन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। काव्य का प्रयोजन, काव्य का स्वरूप, काव्य का लक्षण, ये आपको मूल रूप से इन सब चीजों की तैयारियां करनी है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, काव्य के प्रयोजन, काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण, इससे प्रश्न आते हैं कि काव्य के आप प्रयोजन बताएं, काव्य का स्वरूप तथा काव्य के लक्षण। इसके अतिरिक्त काव्य के भेद, इनकी भी तैयारियां आप कर लें। लेकिन मूल रूप से जो इन चीजों को आपको पढ़नी है वो काव्य के प्रयोजन और काव्य के लक्षण है। इनसे कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसके अंतर्गत आप ये मूल रूप से आप ये करें कि काव्य के प्रयोजन जो साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने बताए हैं उसके विषय में आप पढ़ें।
तथा इसके साथ जो कारिकाएं दे रखी हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जब आपके प्रश्न पत्र आते हैं उसमें ससंदर्भ व्याख्या करने को आती है, तो हम यह सोचते हैं कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये जो काव्य के प्रयोजन में जो चीजें कही गई हैं, जैसे कि कहा गया है अस्य ग्रंथस्य, इस प्रकार से करके आपके किताबों में, इग्नू की किताबें जो आपको मिली हैं उसमें दे रखा है। तो काव्य प्रयोजन तो आप पढ़ें ही, याद करें, साथ साथ उनके जो संस्कृत में जो दिए हुए हैं उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनकी ही ससंदर्भ व्याख्या करने को आते हैं प्रश्न में। क्योंकि दो के ससंदर्भ व्याख्या आती है साहित्य शास्त्र से। उसके बाद दो पुस्तकें जो है मेघदूत और मृच्छकटिकम, उनके श्लोकों की व्याख्या करने के लिए आते हैं या अनुवाद करने को आता है। तो जो साहित्य शास्त्र से आते हैं वो मूल रूप से काव्य के प्रयोजन से आते हैं, काव्य के लक्षण से आते हैं। उसके बाद जो मैंने अभी तक के प्रश्न पत्रों में देखा है उसमें जो मूल रूप से जो प्रश्न आए हैं आपके, उन पर अगर दृष्टि डाली जाए तो हम यह देखते हैं काव्य के लक्षण से प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो आपसे लक्षण के विषय में प्रश्न पूछे ही गए, अपितु उससे रिलेटेड जो भी संस्कृत में जो आपको कारिकाएं दिखती हैं उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे कि लक्षणा शक्ति से पूछा गया है, लक्षणा शक्ति का जो के जो लक्षण दिए गए हैं उसके विषय में पूछा गया है। उसके बाद व्यंजना और अभिधा जो शब्द शक्तियां हैं, उन तीनों शब्द शक्तियों के विषय में, उनके लक्षण के विषय में संस्कृत में दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि आप उनकी ससंदर्भ व्याख्या करें। तो जब आप शब्द शक्तियों के लक्षण को देखते हैं, याद करते हैं, तो उनके संस्कृत में दिए गए गद्य पद्य को भी जरूर देखें, क्योंकि उनकी ही व्याख्याएं पूछी गई हैं। तो जिन जिन के संस्कृत कोट्स की जो व्याख्याएं पूछी गई हैं वे हैं लक्षणा शक्ति, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति। इन शक्तियों के, शब्द शक्तियों से संबंधित काव्य के प्रयोजन, काव्य के लक्षण, फिर जो और चीजें पूछी गई हैं उसके अंतर्गत विधेय विमर्श दोष तथा गत्यादि जो स्थायी भाव हैं उनके विषय में पूछा गया है, तथा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनके स्वरूप के विषय में पूछा गया है। तो जो संस्कृत गद्य और पद्य की साहित्य शास्त्र से संदर्भ व्याख्याएं आई हैं उसके अंतर्गत आप काव्य का प्रयोजन, काव्य का लक्षण, शब्द शक्तियां तथा रस के जो स्थायी भाव होते हैं उनके विषय में, तथा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के स्वरूप तथा विधेय विमर्श दोष, इसके अतिरिक्त जो नायक के भेद बताए गए हैं उनसे रिलेटेड संस्कृत गद्य पद्य की ससंदर्भ व्याख्याएं पूछी गई हैं। तो आपको ऐसे भी इनके विषय में याद करना है। प्रश्न आ सकते हैं कि काव्य प्रयोजन को बताएं या काव्य के स्वरूप को या काव्य के लक्षण को, तो ये आप जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ उनके संस्कृत में दिए गए गद्य पद्य की भी व्याख्या आप लोग जरूर याद कर लें, ताकि उनके ससंदर्भ व्याख्या में आप पूर्ण रूप से उत्तर दे सकें। इसके अतिरिक्त जो आपके टिप्पणी लेखन में हमने देखा है रसाभास और भावाभास, इनसे संबंधित भी प्रश्न आए हैं। इसके अतिरिक्त काव्य के जो भेद हैं, उन्हें काव्य के जो प्रकार हैं जैसे ध्वनि काव्य, गुणीभूत, व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य, इनसे संबंधित भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। तथा इन नायक और नायिका के भेद में नायक से प्रश्न पूछे गए हैं और विशेष रूप से टिप्पणियां लेखन में भी नायक के जो 4 भेद हैं उनसे कोई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि धीरोदत्त नायक, इन पर आपके टिप्पणी लेखन आए हैं। तो आप इस प्रकार से इसकी तैयारियां करें। फिर हम आगे के खंड में चलते हैं, जो साहित्य दर्पण का ही दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत आपको 5 इकाइयां पढ़ती हैं। रूपक एवं उनके दशविध भेद, इसे तो आपको याद करनी ही है। नाटक के अंग भी आपको याद करने हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आए हैं और कभी कभी उन अंगों की पृथक पृथक व्याख्या भी आई है टिप्पणी लेखन में। उसके अतिरिक्त इस खंड से जो मुख्य रूप से पढ़ने की चीजें हैं
वो है अर्थोपक्षेपक, अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं और पंचसंधि। ये जो आपको इकाई 13 और इकाई 14 में जितने भी दे रखे हैं, इन सबों को विशेष रूप से आप तैयारियां करें, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको अर्थोपक्षेपक, अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं और पंचसंधियां, इन पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसके आगे जब हम मेघदूत की बात करते हैं, तो महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत में आपको 2 प्रकार के प्रश्न की तैयारियां करनी है। सर्वप्रथम आपको पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इन दोनों के शुरुआत के 1 से लेकर के 15 श्लोकों को एक बार आप देख लें। उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं मूल रूप से पूर्व मेघ और उत्तर मेघ से। इसके अतिरिक्त भी जो पूर्व की परीक्षाओं में जो जो श्लोक पूछे गए हैं, उनकी विशेष रूप से तैयारियां कर लें, क्योंकि वे सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आपको मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के चरित्र चित्रण को याद कर लेना है, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। तथा महाकवि कालिदास के जो रचना शैली का जो वैशिष्ट्य रहा है, उसके विषय में भी प्रश्न आते हैं। तो मेघदूत खंड से जो आप लोगों को तैयारियां करनी है, उसमें सर्वप्रथम आपको मेघदूत के रचनाकार महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त और कर्तृत्व के विषय में पढ़ ले। वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर संभावना है कि पूछे जा सके। उसके अतिरिक्त आप महाकवि कालिदास की जो रचना शैली का जो वैशिष्ट्य है, उसकी तैयारियां कर ले। उसके अतिरिक्त मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के प्रारंभ के 10 से 15 श्लोक आप 1 से लेकर 15 तक श्लोकों को तैयार कर लें। इसके अतिरिक्त आप पूर्व परीक्षाओं में और असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस की भी तैयारियां कर लें। जो जो श्लोक पूछे जा चुके हैं, उनके विषय में भी एक बार पढ़ लें। उसके अतिरिक्त चरित्र चित्रण में आप यक्ष और यक्षिणी के चरित्र चित्रण से पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को ही पढ़ लें, क्योंकि दोनों में से एक ना एक के जरूर पूछे जाएंगे उनके चरित्र चित्रण। और जो मैंने श्लोकों की बात कही है, उनकी ससंदर्भ व्याख्या या उनके अनुवाद से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चूंकि इसमें बहुत सारे श्लोक दे रखे हैं, तो और सब श्लोकों को पढ़ना आपके सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचे हैं। जिन बच्चों ने पहले सारे पाठ्यक्रम की तैयारियां अच्छी कर चुकी हैं, वे लोग मूल रूप से 1 से लेकर 15 तक के श्लोकों पर विशेष रूप से दोबारा उन पे ध्यान दें। तथा उसके अतिरिक्त जो अब तक की हुई पूर्व परीक्षाओं में जो जो श्लोक आए हैं, उनको एक बार देख लें, तथा जो असाइनमेंट्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी भी तैयारियां कर लें। उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, खंड 5 में मृच्छकटिकम शूद्रक की, इसमें वसंत सेना और चारुदत्त के चरित्र चित्रण के विषय में पूछा गया है। तो वसंत सेना बहुत जगह पे वासव दत्ता लिखी हुई आती है, तो आपको उस समय परेशान नहीं होना, वो वसंत सेना ही है। तो वसंत सेना और चारुदत्त के चरित्र चित्रण को आप याद कर लें, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त आप हर जितने भी आपके अंक दिए हैं, हर अंक के स्टार्टिंग के 10 श्लोकों को देख लें, तथा पूर्व की परीक्षाओं में 2021 से जो दिसंबर से जो जो प्रश्न आए हैं, उन सबों के श्लोकों को एक बार देख लें, तथा असाइनमेंट्स के श्लोकों को देख लें। तो मेरे विचार से इस प्रकार से अगर आप तैयारियां करते हैं कम समय में, तो आपके परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी, और आशा करती हूँ कि आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। अब मैं आगे की वीडियो में इन आपके पेपर से रिलेटेड और भी वीडियोज प्रयास करूंगी कि यथाशीघ्र अपलोड करूं। तब तक के लिए आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।